बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास इंटरजेक्शंस के बारे में है। इंटरजेक्शंस जो वर्ड क्लासेस में 8th नंबर पर आते हैं, यानी लास्ट, तो इनकी भी अपनी अहमियत है। इसके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर किसी ने नहीं दिया आज तक यूट्यूब वगैरह पर, लेकिन मैं ये डिटेल्ड लेक्चर दे रहा हूँ और इंशाल्लाह इसको यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें आप बहुत सारी डिटेल देखेंगे। और इसके बाद एक लेक्चर और होगा जो इंटरजेक्शंस पर होगा। ठीक है, ये मामूली टॉपिक नहीं है कोई। आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी जनाब, ये स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी। गुड। अच्छा, चैट मैं साइड पे खोल लेता हूँ ताकि कोई सवाल वगैरह हो तो आसानी से तो मैं जवाब दे सकूँ। चलें, इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? पहला सवाल तो ये। मैं जब भी ग्रामर का कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि व्हाट इज दिस। जैसे हमने टेंसेस स्टार्ट करने हैं तो टेंस पहले डिफाइन करेंगे, प्रपोजिशन स्टार्ट करने हैं तो प्रपोजिशन पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, पहले डिफाइन करेंगे। अब देखिएगा, एन इंटरजेक्शन ऑल्सो नोन एज एन इजैक्यूलेशन और एन एक्सक्लेमेशन। इंटरजेक्शन को इजैक्यूलेशन भी कहते हैं, एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं। इज अ वर्ड और मे बी अ फ्रेज or sometimes it's just a sound, not a word, used to convey an emotion such as surprise, excitement, happiness, or anger, or fear, or whatever. इंटरजेक्शन वो वर्ड है जिसको हम इजैक्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं, एक्सक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन प्रॉपर वर्ड है वो इंटरजेक्शन। ये एक वर्ड भी हो सकता है, ये एक फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, एक्टिंग एज वन फंक्शन, और ये जस्ट एक साउंड भी हो सकती है। लेकिन इसमें कन्वे होना चाहिए कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सरप्राइज, वंडर, हैरत, और एक्साइटमेंट, खुशी, जॉय, हैप्पीनेस, एंगर, गुस्सा, सॉरो, गम, या फियर, खौफ। पुट another way, an interjection is a, अगर दूसरे तरीके से डिफाइन किया जाए तो एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का। इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट अटरेंस, एक मुख्तसर सी अदायगी है, वो लफ्ज की अदायगी हो या सिर्फ आवाज की, एक मुख्तसर सी अदायगी है दैट यूजुअली एक्सप्रेसेस इमोशन, जो अमूमी तौर पर एक्सप्रेस करती है, इजहार करती है किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का या इमोशन का, एंड इज केपेबल ऑफ स्टैंडिंग अलोन। और ये देखिए, इंटरजेक्शन की एक खासियत है, लाजमी नहीं कि वो किसी जुमले का हिस्सा हो, अकेला भी कंप्लीट अटरेंस होती है, वो अकेला भी मुकम्मल अदायगी होती है। जैसे अगर आप सिर्फ इतना कह दें हुर्रा, तो ये भी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, हाँ जी, सवाल आया है। आई हैव सीन सम ग्रामर बुक्स दैट इंटरजेक्शन कैन बी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, इज इट सो? हैरान हो कि अगर आप सवालिया अंदाज में कुछ कह रहे हैं तो वो क्वेश्चन थोड़ी हुआ यार, ठीक है ना। तो चले, किस ग्रामर बुक में पढ़ा है उस ग्रामर बुक का रेफरेंस जरूर दिया करें, पता चले कि इंग्लिश राइटर है या नॉन नेटिव राइटर है, ठीक है ना। तो मैं भी चेक कर लिया करूंगा। तो आगे चलते, मोर अबाउट इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन के बारे में मजीद भी कुछ मालूमात हैं।
देखिएगा मैं बताता हूँ। द इंटरजेक्शंस आर वन ऑफ द ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब रिवायती तौर पर तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस का हिस्सा है, हालांकि ये वर्ड क्लासेस का हिस्सा हैं। दे आर ग्रामेटिकली अनरिलेटेड टू एनी अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट से ये रिलेटेड नहीं होते। जैसे वर्ब सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड होता है, प्रपोजिशन वर्ब से भी रिलेटेड होता है, नाउन से भी रिलेटेड होता है, प्रोनाउन से भी रिलेटेड होता है, प्रोनाउन किसी नाउन से रिलेटेड होता है, लेकिन इंटरजेक्शंस सेंटेंस के किसी पार्ट से रिलेटेड नहीं होते। ठीक है भाई, पहली बात तो ये। इंटरजेक्शंस आर वेरी कॉमन इन स्पोकन इंग्लिश, बोल चाल की जुबान में बहुत कॉमन, बट दे अपर इन रिटन इंग्लिश एज वेल। रिटन इंग्लिश में भी दिखाई देते हैं ये। जब ड्रामा पढ़ रहे हैं तो उसमें डायलॉग्स होंगे, और डायलॉग्स में जाहिर है कि स्पोकन इंग्लिश लिखी होती है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरजेक्शंस इन इंग्लिश इंक्लूड, जो बहुत ज्यादा इंग्लिश में यूज होते हैं इंटरजेक्शंस। सर माई इंटरेस्ट हैव स्पॉइल्ड। अच्छा क्यों भाई, डिटेल बताइएगा। अच्छा इंटरनेट है, ओहो यार मुझे डरा दिया तुमने, मैंने इंटरनेट को इंटरेस्ट पढ़ा। माई इंटरनेट हैव स्पॉइल्ड, कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो वो बाद में मिल जाएगा। मैं समझा इंटरेस्ट हैव स्पॉइल्ड, मैंने कहा यार ये कैसे मुमकिन है, मेरा बच्चा ये कह ही नहीं सकता। चले, हाँ जी, कौन कौन से हैं। हे, उप्स। अब ये उप्स जो है ये वर्ड नहीं है कोई, ये अचानक आवाज निकलती है मुंह से, आउच। गी, गी क्या है, ये गी कुछ नहीं है, जैसे हम हंसते हैं ना, मुंह बंद करके हंस रहे होते हैं, चकल जिसे कहते हैं, ये गी 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 ये हंसना है। हमारे यहाँ उर्दू में कहते हैं क्या खीखी खीखी कर रहे हो, ठीक है ना। ओह, ये कोई लफ्ज नहीं है, अदायगी है। आह, ऊ, इह, कहते हैं ना, उह, आह, आह, किसी चीज से घिन आ रही है, नफरत हो रही है। ओ, यो, किसी छोटी मोटी कामयाबी भी कहते हैं ना, यो, वाह, ब्र, ब्र, श, yippee, खुशी में। अब ये सारे इंटरजेक्शंस हैं, इनके मीनिंग नहीं होते, लेकिन इसमें मीनिंग छुपे हुए होते हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं, आवाजें हैं ज्यादातर, वर्ड्स तो कोई नहीं। इन राइटिंग एन इंटरजेक्शन इज टिपिकली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। खास तौर से इंटरजेक्शन लिखने में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है आखिर में, इंटरजेक्शन के फौरन बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, बट इट कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय अ कॉमा इफ इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। लेकिन अगर सेंटेंस का हिस्सा है तो आप उसकी जगह कॉमा भी लगा सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल आगे सिखाऊंगा, कब कॉमा लगाएंगे और कब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, डिटेल में बताऊंगा। Knowing the different kinds of interjections and understanding how to punctuate them will help you use them correctly. मेरा आज का जो लेक्चर है ये आपको ये बताएगा कि इंटरजेक्शंस की डिफरेंट काइंड्स कौन सी हैं, और फिर ये कि उसको पंक्चुएट कैसे करें, कब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं, कब कॉमा लगाएं, तो सही इस्तेमाल उसका समझ में आएगा आपको। अगली स्लाइड पर देखिएगा। फर्स्ट वर्ड्स, interjections such as oh or wow are among the first words human beings learn as children. जाहिर है बचपन में बच्चा सबसे पहले यही अल्फाज सीखता है ना। तो ये इंसान की जिंदगी के इब्तदाई अल्फाज है। तो तकलीफ पहुंचती है तो वो हाँ या अम्मा नहीं कहता, क्योंकि उसे बोलना ही नहीं आता, तो ओह या आह करता है ना। यूजुअली बाय द एज ऑफ 1.5 ईयर्स, 1.5 साल की उम्र तक बच्चा इसी तरह बोलता है। इवेंचुअली children pick up several hundred
these brief often exclamatory utterances। फिर जैसे तैसे बच्चा जो है सैकड़ों की तादाद, हंड्रेड ऑफ these brief often exclamatory utterances, सैकड़ों की तादाद में ऐसी कई मुख्तसर अदायगियां सीखता है जो एक्सक्लेमेटरी होती है, यानी जिसमें जज्बात और एहसासात का इजहार होता है। एज द 18th सेंचुरी फिलोलॉजिस्ट, 18वीं सदी का एक राइटर है जिसने बहुत काम किया एज फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट जो होता है वो लैंग्वेज और उसमें इस्तेमाल, लिटरेचर और उसमें इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज पर रिसर्च करता है, ठीक है ना। अच्छा, ये मैसेज किसका आ रहा है भाई? हाँ, तो लिटरेचर और उसमें इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी, यानी टाइम के लिहाज से कि वो किस वक्त का लिटरेचर है, उस वक्त क्या दौर तक है, पूरी साइकोलॉजी लेकर बैठता है वो लैंग्वेज की। इसे फिलोलॉजिस्ट कहते हैं। रोलैंड जोन्स नाम था उसका, 18th सेंचुरी का राइटर है। उसने अपनी बुक में ये अल्फाज लिखे, बुक पढ़िए, मेरे पास सामने रखी है। कह रहा है कि इट अपेयर्स दैट इंटरजेक्शंस मेक अप अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। ऐसा लगता है कि इंटरजेक्शंस जो है हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी लैंग्वेज का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसको काबिले जिक्र अंदाज में पूरा करते हैं, मुकम्मल करते हैं। Nevertheless, interjections are commonly regarded as the outlaws of English grammar. इसके बावजूद इंटरजेक्शंस को आमतौर पर ग्रामर के कवानीन से बाहर निकाल दिया जाता है। ग्रामर के लॉज वगैरह इसमें नहीं होते, क्योंकि देखिए एक नेचुरल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि इंटरजेक्शंस जो है ना, बेसिकली इस्तेमाल वहां होते हैं जहां आप इनफॉर्मल स्टाइल में बात कर रहे हैं। अच्छा, इनफॉर्मल का मतलब बिला तकल्लुफ, लेकिन जहां पुरतकल्लुफ अंदाज में बात करते हैं, फॉर्मल स्टाइल में बात करते हैं, तो वहां इंटरजेक्शंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हमारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इनफॉर्मल ही होता है, लेकिन रिटन में या ग्रामर में इनफॉर्मल स्टाइल नहीं चलता, जाहिर आप जानते हैं। तो इंटरजेक्शंस को आउटलॉ कर दिया जाता है, ये ग्रामर के कवानीन से बाहर की चीज है। बल्कि बहुत से लोग तो इसे कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही नहीं। द टर्म इटसेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, लातीनी जुबान से ये टर्म आई है इंटरजेक्शन। ये जैक्शन जेक्टेड से निकला है, जेक्टेड जेस्चर जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। समथिंग थ्रोन इन बिटवीन, कोई ऐसी चीज है जिसे बीच में से निकाल के फेंक दी गई, ठीक है ना। तो ये ऐसी गैर अहम चीज समझी जाती है, लेकिन अहम हो जाती है जब आप इसे बाकायदा पढ़ते हैं। अब देखिएगा, इंटरजेक्शंस यूजुअली स्टैंड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सेंटेंस, आम सेंटेंसेस से जुदा है, आम सेंटेंसेस से अलग है और नॉर्मल सेंटेंस से अलग ही लिखे जाते हैं। डिफाइंडली मेंटेनिंग, अब देखिए इंटरनेट ने तंग करना शुरू कर दिया, ऐसा होता है, लेकिन क्लास कंटिन्यू अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है। मेरा ख्याल है क्लास कनेक्टेड है। डिफाइंडली मेंटेनिंग देयर सिंटैक्टिक इंडिपेंडेंस। देखिए एक चीज होती है ग्रामर में जिसे हम कहते हैं सिंटैक्स, लैंग्वेज में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स जो है ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पोजीशन ऑफ वर्ड्स वगैरह की बात होती है, लेकिन इसमें इंटरजेक्शन जो है डिफाइंडली मेंटेनिंग यानी डिसओबे करते हैं,
ये सिंटेक्स के जो कवानीन है उसको डिसोबे करते हैं, ठीक है। दे या दे aren't marked inflectionally for grammatical categories such as tense or number। आप इसे इस तरह नहीं कर सकते कि जनाब ये ग्रामेटिकल कैटेगरी में ला सकें, मसलन टेंसेस में या नंबर्स में, सिंगुलर प्लूरल में, ऐसा नहीं होता। आप किसी इंटरजेक्शन के बारे में कभी नहीं पूछते कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। बाकी तमाम वर्ड क्लासेस के बारे में आप ये पूछ सकते हैं। इसी तरह से किस टेंस में कौन सा इंटरजेक्शन यूज हो, इस किस्म का कोई कानून मौजूद नहीं। नो सर। एंड बिकॉज दे शो अप मोर फ्रीक्वेंटली इन स्पोकन इंग्लिश, और क्योंकि ये बोलचाल की जुबान में ज्यादा नजर आते हैं, ज्यादातर नजर आते हैं, देन इन राइटिंग, रिटन इंग्लिश में कम दिखाई देते हैं। मोस्ट स्कॉलर्स हैव चोजन टू इग्नोर देम। ज्यादातर स्कॉलर्स ने इन्हें अवॉइड करना ही बेहतर समझा, इग्नोर करना बेहतर। तो इंटरजेक्शंस डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि इनकी अहमियत लोगों के ख्याल में ग्रामेटिकली कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चूंकि मैं वर्ड क्लासेस सारे पढ़ाना चाहता हूँ और कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ने इंटरजेक्शंस नहीं पढ़ाए, मैं वो भी उसी डिटेल में जाकर इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। चल दो किस्म के होते हैं भाई, प्राइमरी इंटरजेक्शन और सेकेंडरी इंटरजेक्शन। प्राइमरी इंटरजेक्शन क्या है? दे आर सिंगल वर्ड्स। दे आर सिंगल वर्ड्स। प्राइमरी इंटरजेक्शंस जो होते हैं ये सिंगल वर्ड्स होते हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स नहीं होते, ठीक है ना। जैसे आ, ओ, ब्र, यू, हम्म, उह, याउज़े, ये सारे दैट आर नॉट ड्राइव फ्रॉम एनी अदर वर्ड क्लास। अच्छा ऐसा है कि ये प्राइमरी है ना, इनका मतलब ये है कि ये किसी दूसरे वर्ड क्लास में से बन के नहीं निकले, ये खुद अपने तौर पर एक इंटरजेक्शन है। प्राइमरीली ये किसी दूसरे इन वर्ड क्लास से, किसी वर्ब से, किसी नाउन से, किसी उससे बने बने नहीं है, ठीक है ना। आर यूज्ड ओनली एज इंटरजेक्शंस, और सिर्फ इंटरजेक्शंस के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं, इनका और कोई इस्तेमाल नहीं। बहुत से वर्ड्स होते हैं ना, कभी नाउन होते हैं, कभी वर्ब होते हैं। इंटरजेक्शंस, प्राइमरी इंटरजेक्शंस सिर्फ इंटरजेक्शंस होते हैं, कभी ये वर्ब या नाउन या कुछ और नहीं बनेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं बन सकते। एंड डोंट एंटर इनटू सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन। सेंटेंस की जो सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब वगैरह, इसके बीच में नहीं घुसते ये। या तो इस साइड पर सेंटेंस के शुरू में अलग रहेंगे या सेंटेंस के आखिर में अलग हो जाएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट, माहिर लिसानियात, लिंग्विस्ट जो लैंग्वेजेस के माहिर होते हैं, उनमें मार्टिना ड्रेशर खातून राइटर है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, द एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, और इस आर्टिकल में एक हेडिंग है, टूवर्ड्स अ कॉग्निटिव सिमेंटिक अप्रोच, जिसमें वो फरमाती हैं कि विच वॉज पब्लिश इन द लैंग्वेज ऑफ इमोशन। एक किताब, मैगजीन है, इसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, उसमें छपा था। कहती है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, एक्सप्रेशन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन में इंटरजेक्शन का जिक्र आता है। प्राइमरी इंटरजेक्शंस जनरली सर्व टू lubricate conversations in a ritualized manner। अब देखिए, प्राइमरी इंटरजेक्शंस जो है ना, मार्टिना ड्रेशर के मुताबिक प्राइमरी इंटरजेक्शंस
जो सिर्फ सिंगल वर्ड होते हैं और किसी दूसरे वर्ड क्लास से ड्राइव होकर नहीं आते, खुद अपने तौर पर ओरिजिनली खुद अपने तौर पर इंटरजेक्शन होते हैं, और सिर्फ इंटरजेक्शन ही होते हैं, वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वगैरह नहीं बन सकते कभी भी। तो आम तौर पर ये बोलचाल में, कॉन्वर्सेशन में, गुफ्तगू में लुब्रिकेशन का काम करते हैं। लुब्रिकेट क्या मतलब? यानी जैसे इंजन को चलाने के लिए हम उसमें ऑयल डालते हैं तो इंजन रवां हो जाता है, ऐसे गुफ्तगू को रवां करने के लिए इस्तेमाल होता है इन अ रिचुअलाइज्ड मैनर, यानी बाकायदा तरीके से। अच्छा जी, सेकेंडरी इंटरजेक्शंस क्या हैं? सच एज ब्लेस यू, खुदा तुम्हारा भला करे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या सिर्फ कॉन्ग्रेट्स, गुड, गुड ग्रीफ, हे, हाय, ओ माय, ओ माय गॉड, ओ वेल, कांग्रेट्स, शूट। अब ये सारे जो है ना, अगर आप गौर करें तो ये ड्राइव्ड है। ओरिजिनली कॉन्ग्रेचुलेशन इज अ नाउन, लेकिन सेंटेंस में एज एन इंटरजेक्शन इस्तेमाल हो सकता है। ब्लेस यू, ब्लेस इज अ वर्ब, यू इज अ प्रोनाउन, है ना? गुड ग्रीफ, गुड एडजेक्टिव है, ग्रीफ नाउन है। ओ माय गॉड, ओ प्राइमरी इंटरजेक्शन, माय प्रोनाउन पॉसेसिव एडजेक्टिव, गॉड प्रॉपर नाउन। अब आप देख लीजिए तीनों वर्ड्स को मिलाकर बन रहा है एक इंटरजेक्शन। तो ये डेरिवेशन हुई है, इनकी ड्राइव हुए हैं, पैदाइशी तौर पर इंटरजेक्शन नहीं है। ये सेकेंडरी इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ऑल्सो बिलोंग टू अदर वर्ड क्लासेस। जाहिर है, मैंने भी बताया कि दूसरी वर्ड क्लासेस से ही बिलोंग करते हैं। कोई कभी नाउन है, कभी वर्ब है, कभी कुछ। दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ्टन एक्सक्लेमेटरी। ये एक्सप्रेशंस अक्सर क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी होते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब देखो ये सवाल आया कि हाउ, व्हाट, वेयर, ऑल WH क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड एज इंटरजेक्शन। किसने कह दिया? हवाला दीजिए, कहाँ देखा आप? ठीक है बेटा, उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, मैं बताऊंगा। उनके मीनिंग ही चेंज हो जाते हैं, वो इंटरोगेटिव रहते ही नहीं ना यार। किसने कह दिया इंटरोगेटिव? ठीक है, मुझे बुक का रेफरेंस दें पहले, इंग्लिश राइटर का रेफरेंस दें। ये पाकिस्तानी इंडियन राइटर्स या टीचर्स का रेफरेंस मत दीजिएगा। हमने तो अपनी इंग्लिश बना रखी है ना असल में। मैं इसीलिए बुक्स के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, ताकि बच्चा मुझे चैलेंज करे तो मैं उसको बुक दिखा दूं, भाई ये देखो, मेरे ऊपर जिम्मेदारी ना आए। और शायद इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि वो चैलेंज भी नहीं करता। दूसरी बात यह है कि मैं अपने स्टूडेंट्स से भी ये कहता हूँ कि वो जब भी कंसल्ट करें, हमेशा नेटिव राइटर को कंसल्ट करें। ठीक है, मैंने देखो यहाँ रेफरेंस भी दिया है, मार्टिना ड्रेशर का रेफरेंस दिया है और रोलैंड का रेफरेंस दिया है। ये मामूली लोग नहीं है। मैंने किसी इंडियन या पाकिस्तानी राइटर का रेफरेंस नहीं दिया। ना मैंने ये कहा कि मैं ये कह रहा हूँ इसलिए मान लो, नहीं। पर्सनल प्रेजुडिस तो कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, हमारे यहाँ अमूमन कोचिंग सेंटर्स में और जो ये जो लैंग्वेज सेंटर्स हैं, यहाँ जो लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं वो बेसिकली इंग्लिश नहीं पढ़ाते, बेसिकली वो स्पोकन इंग्लिश या मैं कहूँ स्पीकिंग स्किल जो है उसको इम्प्रूव करवाते हैं। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने तौर पर, लेकिन बाज औकात ना वो लोग भी क्या करते हैं, अपने पास से ग्रामर बनाकर, अपने रूल्स बनाकर बच्चों को बता देते हैं, बेटा ऐसे ऐसे भी होता है। अब वो बच्चे तो जाहिर है उसे कानून समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हमेशा इंग्लिश राइटर को कंसल्ट करो। जैसे मैं लेक्चर देने से पहले होमवर्क करता हूँ, इंग्लिश राइटर्स को कंसल्ट करता हूँ, फिर लेक्चर देता हूँ। मुझसे गलती हो जाती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं उस पर कायम नहीं रहता, अपनी करेक्शन फौरन करता हूँ। ठीक है, चले।
तो अब बात यह है कि ये एक्सक्लेमेटरी होते हैं एंड टेंड टू मिक्स विद, और ये मिल जाते हैं किन चीजों में, ओथ्स, स्वेयर वर्ड्स एंड ग्रीटिंग फॉर्मूलाज। अब ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ ना ओथ, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि मुझे इसकी मीनिंग बताओ, ओथ का क्या मीनिंग है भाई? ओथ, जल्दी बताओ। अब देखो जरा, ओथ, OATH, ओथ, जल्दी बताओ, किस किस को इसके मीनिंग पता है? ओथ इज जस्ट टेकिंग अ प्रॉमिस, हलफ लेना, हलफ। अच्छा, उर्दू में सही लफ्ज है हलफ, हमारे यहाँ इसको कर दिया हल्फ। हल्फ नहीं है, हलफ है। हलफ उठाना, हलफ बर्दारी, हलफ लेना, है ना? और कोई मीनिंग है आपके जहन में इसके, ओथ के? वी कैन से स्वेयर, ठीक है। मोइन मंसूर साहब कह रहे हैं कि हम कसम को कह सकते हैं, वादे को, कसम को, अहद को, हलफ को, ठीक है। अब सुने जरा गौर से, हैरान ना होइएगा बेटे। ओथ का मतलब होता है, एक और मीनिंग भी होते हैं, ये तो आपने सही बताया, ये तो होते हैं। ओथ के एक और मीनिंग भी होते हैं। ओथ के मीनिंग होते हैं गाली, सब, सीन बे सब, सब अरबी का लफ्ज है, सब का मतलब क्या होता है, गाली। भाई गाली देते हैं ना किसी को, इसे कहते हैं ओथ, ठीक। ये बड़ी अजीब बात बताई समझे, सब्बो शितम, तो मैंने इसीलिए सब का जिक्र किया, शितम का नहीं। शितम तो ताना है, अल्फाज के नश्तर है। सब, गाली। तो सब जो है ना, ये गाली, ओथ, ठीक है। हाँ, नेगेटिव फॉर्म है बिल्कुल। अच्छा, दूसरा वर्ड देखिएगा क्या लिखा है, स्वेयर वर्ड। स्वेयर वर्ड या स्वेरिंग वर्ड भी कहलाते हैं। स्वेरिंग वर्ड या स्वेयर वर्ड का क्या मतलब है? अब स्वेयर तो कसम को कहते हैं भाई, फिर वो जवाब आएंगे कसम को, वादे को, है ना? सुनना गौर से, मैं जब एमए इंग्लिश की क्लास पढ़ाता हूँ ना, तो अल्केमिस्ट पढ़ाता हूँ या ऐसी चीज, तो उसमें बहुत सारी ना ऐसी चीजें आती हैं, ऐसे अल्फाज आते हैं जो अलग से पढ़ाने पड़ते हैं। इन्हें स्वेयर वर्ड्स कहते हैं, इसकी क्लास अलग होती है। स्वेयर वर्ड्स जो हैं ये अखलाक से गिरे हुए गंदे अल्फाज। अब जाहिर है कि शेक्सपियर ने अपने डायलॉग्स में यूज किए हैं, अल्केमिस्ट में बेन जॉनसन ने यूज किए हैं, कैरेक्टर्स के मुताबिक उनके डायलॉग्स में ऐसे अल्फाज हैं, गंदे अल्फाज हैं। जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा के वो अल्फाज जो आमतौर पर हम मुंह से अदा नहीं करते, तो ये स्वेयर वर्ड्स, टैबू वर्ड्स भी कहलाते हैं, टैबू वर्ड्स, ठीक है ना? इनको स्वेयर वर्ड्स भी कहते हैं। तो आमतौर पर इस तरह भी इस्तेमाल होते हैं इंटरजेक्शंस। ग्रीटिंग फॉर्मूलाज जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं और इस तरह की चीजें हैं, है ना? तो ये समझ में आ गई बात, आगे चलें। अब ये मत कहना कि स्वेयर वर्ड्स की क्लास ले लें सर। अच्छा जी, ड्रेशर डिस्क्राइब्स, अच्छा सर, इज इट नॉट depend upon the context, that what sort of context we use? Yes, you are right, context पे ही डिपेंड करता है ना। बगैर कॉन्टेक्स्ट के तो एक वर्ड कुछ भी नहीं है भाई, एक सिंगल वर्ड बगैर कॉन्टेक्स्ट के कुछ। मैं आपको एक वर्ड बताऊं, वाटर। वाटर क्या है आप मुझे बताएं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनमें से वाटर आप किसे कहेंगे? थैंक यू वासिफ भाई। वासिफ भाई, इंडिया में मेरे चैनल को फैलाना है आपने, इंडिया में और कोई नहीं है हमारा, सबको छोड़ के आ गए थे हम। अब आप लोग रह गए हैं मुसलमान, वही लोग फैलाएंगे इंडिया में हमारे चैनल को। वाटर नाउन है, कुछ लोगों ने कहा। अब मैं जुमला बता रहा हूँ,
आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे। अब बताइए वाटर क्या है? तो आप कहेंगे वाटर, यहां पर वर्ब है ना। वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। अब वाटर नाउन है। क्या ख्याल है? अब सुने, इट्स अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर सिटी। वाटर सप्लाई, सप्लाई नाउन है, वाटर एडजेक्टिव हो गया। अब वही वाटर एडजेक्टिव हो गया, तो वाटर नाउन भी है, वाटर वर्ब भी है, वाटर एडजेक्टिव भी है। अब कॉन्टेक्स्ट के बगैर आप नहीं कह सकते कि वाटर क्या है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब मुझे बताएं वाटर क्या है। तो आप कहेंगे सर वर्ड है। अच्छा वर्ड है तो कौन सी वर्ड क्लास है? तो आप कहेंगे सर पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट दिखाएं, यानी आगे पीछे के अल्फाज तो दिखाएं मुझे, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट यू कैन नॉट डिफाइन एनी सिंगल वर्ड। ठीक है, चलो ये बात बीच में आ गई थी इसलिए मैंने कर दी। अब वापस आइए। तो ड्रेचर डिस्क्राइब्स सेकेंडरी इंटरजेक्शंस एज। ड्रेचर क्या कहता है कि कहता है कि कहती हैं कि सेकेंडरी इंटरजेक्शंस जो हैं, मार्टिना ड्रेचर ड्रेचर है ना, खातून है। सेकेंडरी इंटरजेक्शंस क्या है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब जो किसी से अखज किए गए हों। क्या किए गए हों? ड्राइव किए गए हों, अखज किए गए। अखज, अखज नहीं अखज, जबर आएगा बीच में। अच्छा जहाँ लगाना होता है वहां हम जबर लगाते नहीं है, जहाँ नहीं लगाते वहां लगाना लगा देते हैं। बहुत से लोग लफ्ज को लफज कहते हैं और वरक को वर्क कहते हैं। भाई वर्क नहीं है, वरक है। और लफज नहीं है, लफ्ज है। उर्दू भी सही करें यार, मैं उर्दू का चैनल लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, और वो लाइव हुआ करेगा, स्ट्रीम यार्ड पर लाइव हुआ करेगा, और आप सब लोग उस पर लाइव आएंगे इंशाल्लाह। वीडियो वो रिकॉर्ड होगी और फिर यूट्यूब पर अपलोड होगी। चैनल है बाकायदा, तो स्ट्रीम यार्ड पे हुआ करेगा वो, यूट्यूब पे लाइव चल रहा होगा और आप उसमें आएंगे लोग। उसमें हम बात ही उर्दू अदब की करेंगे, इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू अदब के ऊपर हम बात करेंगे और खुल के बात करेंगे। माखूज हो, डेरिवेटिव, माखूज मफूल है अखज का, सही कह रहे हैं आप। तो अखज लफ्ज है ना, कि अखज किए गए हैं, माखूज होते हैं यानी कहीं से निकाले हुए होते हैं, किसी दूसरे वर्ड में से। यूजेस, डेरिवेटिव यूजेस ऑफ अदर वर्ड्स और लोक्यूशन, दूसरे अल्फाज या अल्फाज के हिस्सों के डेरिवेटिव होते हैं, which have lost their original conceptual meaning। इंटरजेक्शन बनते ही उनके जो असल मीनिंग थे, असल मकसद, वो गुम हो जाता है, वो गायब हो जाता है और एक नए मीनिंग निकल आते हैं। अ प्रोसेस नोन एज सिमेंटिक ब्लीचिंग, इसे कहते हैं सिमेंटिक ब्लीचिंग। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है भाई? जल्दी बताओ, ब्लीचिंग किसे कहते हैं? ब्लीचिंग किसे कहते हैं? ब्लीचिंग, कोई है केमिस्ट्री वाला? मेरा बीएससी है केमिस्ट्री में, मैं बताता हूँ आपको ब्लीचिंग किसे कहते हैं। ब्लीचिंग का मतलब है रंग काटना। तो बाज केमिकल आते हैं ना, ब्लीचिंग एजेंट कहलाते हैं। आपने डाल दिया, अब जिस रंग का भी चीज है उसका रंग कट जाएगा। ब्लीच आप कपड़ों पे लगाएं, कपड़े का रंग काट देगा वो, है ना। तो ब्लीचिंग एजेंट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक मिनट एक मिनट। जबरदस्त, ब्लीचिंग मीन्स कनेक्शन विद। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। ओ भाई क्या हो गया? ब्लीचिंग का मतलब है टू रिमूव कलर और स्ट्रेन और स्टेन, दाग या रंग मिटाने को ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, BLEECHING, ब्लीचिंग कोई वर्ड नहीं है, BLEACH। अच्छा देखिए, ब्लीचिंग का मतलब रंग काट देना। सीमेंटिक ब्लीचिंग का क्या मतलब है? सीमेंटिक क्या होती है?
सिमेंटिक्स सब्जेक्ट है। सिमेंटिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ मीनिंग। तो सिमेंटिक का मतलब है विच बिलोंग्स टू मीनिंग। तो सिमेंटिक ब्लीचिंग का मतलब है जो मीनिंग के असल रंग जो है उसको काट दे, किसी लफ्ज के असल मीनिंग जो है उसको मिटाकर नए मीनिंग दे दे। जस्ट लाइक ब्लीच, उस लफ्ज का जो असल रंग है, असल मीनिंग है, वो मिट जाए और एक नया रंग उसमें आ जाए, एक नया मीनिंग आ जाए। सिमेंटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ मीनिंग, सिमेंटिक्स। अच्छा जी, चैट में कुछ सवाल आया है। सिमेंटिक मींस स्टडी ऑफ मीनिंग। यस, स्टडी साइंस ऑफ मीनिंग, यू आर राइट मंसूर सर। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से अपनी बात कंटिन्यू करेंगे और मजीद डिटेल अभी बाकी है इंटरजेक्शन पर। आज का लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट